विश्लेषण शुरू करते हैं। आज तारीख 18 फरवरी और जानते हैं आज के न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या-क्या जानने योग्य है। तो सबसे पहली खबर वही थोड़ा-सा राजनीतिक है, हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे यहाँ पर जो खबर है कि राजधानी दिल्ली में दहलाने की थी साजिश, घर में मिला आईईडी। तो ये आईईडी क्या होता है कि एक विस्फोटक सामग्री होती है जिसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। मतलब एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका रिमोट कंट्रोल या बोलते हैं कि मतलब फटने की मैकेनिज्म एक होती है जिसके तहत काम करते हैं। तो दिल्ली में इस तरीके का ये इस तरीके की जो विस्फोटक सामग्री वो मिली है जिससे कि काफ़ी मतलब एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो सकता था जो बचा है। बहुत अच्छी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की, बट इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। आईईडी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना था, इस वजह से मैंने इस न्यूज़ को कवर किया। बात कर लेते हैं दूसरी न्यूज़ की। तो इसमें लिखा है एनएसई, आपको पता ही, इससे अब कुछ दिन पहले मैंने ऐसा डिस्कस किया था कि एनएसई की जो पूर्व एमडी थी चित्रा, उनके खिलाफ एक मतलब धोखाधड़ी का केस लगा। एक्चुअली केस ये था कि कुछ दिनों से सेबी ने एक अपना मतलब एक आदेश ऑर्डर पेश किया और उसमें देखा कि जो एनएसई की ये एमडी हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ ऐसी अनियमितताएं की हैं, मतलब ऐसे काम किए हैं जो कि लीगलाइज वे में नहीं थे। तो उनके ऊपर जांच बैठी है, तो उनके ऊपर एक मतलब बहुत 6 कुछ करोड़ का जुर्माना लगा गया है। तो अभी वही है कि जुर्माना लगाया गया तो वो होता है ना कि बचने के लिए लोग उपाय करते हैं। तो अभी जो सीबीआई की टीम है वो जगह जगह जाके फिर इस तरीके से उनके जो भी उनके ठिकाने वहाँ पे छापे मार रही है। तो एक ये न्यूज़ है। उन जो चित्रा, जो रामकृष्ण इनका पूरा नाम है, इन पर क्या केस है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ये पूर्व एमडी हैं एनएसई की, हालांकि ये किस केस के बाद ही इनको एमडी पद से हटाया गया। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट खबर ये, एक निजी क्षेत्रों में नौकरियों के आरक्षण से हरियाणा ने, अभी एक्चुअली हरियाणा में क्या था कि वहाँ का जो लोग थे जिनकी मासिक वेतन जो 30,000 से कम थी, उनके लिए था कि आरक्षण चाहिए, तो उनकी बात मान ली गई है और 70% तक का उनका जो आरक्षण का रास्ता है वो साफ़ हो गया है। तो आरक्षण हमारे देश का एक बहुत ही मतलब क्या बोलें, अच्छा बोलें या बुरा बोलें, क्या ही बोल सकते हैं, बट एक ऐसा मामला है जो कि हमेशा तकलीफ ही देता है। आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जो उसको डिज़र्व करते हो, जिनके लिए ज़रूरत है। बाकी अभी तो हमें थोड़ा सा इंसेंटिव्स देने चाहिए, ना कि आरक्षण। चलिए बात आगे कर लेते हैं। आपको पता ही है कि एबीजी सेफयार्ड के जो केस चल रहा है उसमें अभी सीबीआई पूछताछ करेगी। अब रोज़ ही इस न्यूज़ में रोज़ आता है तो रोज़ आपसे डिस्कस हो जाता है। बाकी ये जो जीरो कार्बन इकोनॉमी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी होगा। पेज नंबर 7 पे इसकी फुल डिटेल है, हम वहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ग्रीन कार्बन, ग्रे कार्बन और येलो कार्बन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्रीन कार्बन वो कार्बन होता है जिससे मतलब इसके यूज़ करने से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बहुत कम उत्सर्जित होता है, और जो उत्सर्जित होता है इसी हाइड्रोजन के द्वारा अगेन अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस वजह से बहुत अच्छा तरीके का एक ये ईंधन माना जाता है। तो उसकी बात हो रही है, यहीं पे चलो डिस्कस कर देते हैं कि जीरो कार्बन इकोनॉमी का मतलब यही होगा कि हम CO2 का ज़्यादा उत्सर्जन ना करें। तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी हमें लानी पड़ेगी। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन की मतलब उसको कैसे हमें और उत्सर्जित करना है, कैसे उसका उत्पादन लक्ष्य जो है और बढ़ाना है, ग्रीन एनर्जी से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन और जीरो कार्बन इकोनॉमी के बारे में आप समझ गए होंगे, एक न्यूज़ थी। यहाँ पर आपको पता ही है कि यूक्रेन संकट चल रहा है, तो सड़कों पर टैंकों की गड़गड़ाहट सुन के भारतीय जो छात्र हैं काफ़ी दहशत में हैं। आपको पता ही है कि भारत ने भी बोल दिया है कि आप अपने मतलब जो भारतीय छात्र हैं कि आप अपने देश में आ जाइए। आ रहे हैं, हालांकि विमान का किराया बहुत ज़्यादा है, बट एनी हाउ भारत ने भी यहाँ से कुछ अपनी प्राइवेट इस तरीके की विमान सेवाएँ हैं वो मतलब बढ़ा दी हैं। बहुत जल्दी हमारे जितने भी वहाँ पर छात्र हैं वापस आ जाएंगे। बाकी डीयू खुल गया है तो स्टूडेंट सब स्कूल में क्लासेस में गए हैं, उसकी खबर है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और बाज़ारों में सुरक्षा बढ़ी। आपको पता ही है कि अब पहले फ्रंट पेज पे था कि आईईडी मिला हुआ है, तो अभी थोड़ा दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है कि ऐसा ना हो कि कहीं और भी कुछ इस तरीके का जो विस्फोटक सामग्री हो और दिल्ली के लिए या किसी भी स्थान के लिए नुकसान हो जाए। बाकी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी नॉर्मल हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर 11 और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुले, 28 तक होगा दाखिले का आवेदन। अभी बात कर लेते हैं, चलिए तो क्यों न्यूज़ है दिल्ली में, बात करते हैं कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं क्या। तो जैसे आपने सुना होगा ना कि नवोदय होते हैं एंड कहीं कहीं सैनिक स्कूल्स होते हैं, इसी तर्ज पर दिल्ली ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुले हैं। इनमें क्या होता है कि इसमें 9th क्लास से एडमिशन होता है। 5 चीज़ों को ये स्पेशलाइज्ड वे में पढ़ाते हैं।
कौन कौन से वो 5 तरीके हैं वो हम आपको यहाँ पे शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे होता है कि आपको बताया जाएगा साइंस के बारे में, जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जो है उसके बारे में, ह्यूमैनिटीज़ जो परफॉर्मेंस विजुअल आर्ट्स हैं उसके बारे में, हाई एंड 21 सेंचुरी स्किल्स जो हैं उनके बारे में, और आर्म फोर्सेस जो प्रिपरेटरी स्कूल्स हैं इनके बारे में, मतलब आर्म्स जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो मतलब एक तरीके के बहुत ही स्पेशलाइज्ड वे में इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गया स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो कि दिल्ली खुल रही है, 11 और खोले हैं, इनको मिला के पूरे हो गए हैं 31। ठीक है। इसके बाद अभी समझ में आ गया होगा किस तरीके के हैं। बच्चे इसमें 9th से एडमिशन ले सकते हैं, और जो अगर आपको मिलिट्री प्रिपरेटरी टाइप चीज़ों में जाना है तो उसके लिए क्लास 11 से इसमें एडमिशन होता है। वही इसका एडमिशन होगा, एग्ज़ाम मतलब आप अप्लाई करेंगे, फिर आपका एग्ज़ाम होगा, देन आप उसके लिए आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा कि आप उसके काबिल हैं कि नहीं है। तो ये खबर थी। आगे बढ़ लेते हैं। आगे यही खबर है कि महामारियों से निपटने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने की ज़रूरत है, निर्मला अपने जो वित्त मंत्री उन्होंने बोला है। अभी ये बोला कहाँ है, ये बोला है बाली में, जो कि G20 समिट हुई थी, वर्चुअली हो रही है। ठीक है। तो इससे एक तो यही है कि बहुत सारे ऐसे कैलेमिटीज़ या महामारियाँ आती रहती हैं टाइम टाइम पे, तो हमें किस तरीके के एक फंड बनाना चाहिए, किस तरीके की जो कैलेमिटीज़ हैं उनसे हम निपट सकें। चलिए ये तो बात होगी। बात होती है कि G20 की बैठक हुई, हमने आपसे बताया, अपने मोदी जी ने उसको होस्ट किया था। आज मतलब कल सीतारमन जी ने होस्ट किया, मतलब अपना जो उन्होंने बात की उस बैठक को क्या कहते हैं होस्ट किया, और ये हुआ कहाँ है, बाली में। बाली कहाँ है ये में ध्यान रखना है। तो बाली इंडोनेशिया में एक शहर है, वहाँ है। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि G20 बैठक जो 2022 हुई है वो कहाँ हुई है, तो हमें याद रखना है कि बाली में हुई है। बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में है। इसके बाद डोभाल को सीक्रेट बताने के लिए आवेश में घुस रहा था युवक। आपको पता ही कि कल के न्यूज़ में भी आया था, एंड कि एक जो कोई इंसान मतलब एक आदमी था, वो जो अपने यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनके आवास में घुस रहा था। हालांकि वो पकड़ा गया। तो वो पहले बोला था कि मुझे चिप लगी है मेरे शरीर में, और कोई और उसको मतलब रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। फिर अभी कहता है कि मुझे डोभाल जी को कुछ सीक्रेट्स बताने थे, इस वजह से मैं घर में घुसा। हालांकि उस पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो रही है, और जो सच है वो धीरे धीरे आ जाएगा, बट वो अपने टाइम अपने बयान बदल रहा है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। इसके बाद सदन की गिरती गरिमा और छोटे सत्र होंगे चिंताजनक। तो जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला हैं, तो उन्होंने कहा है कि अभी जो सदन हमारे होते हैं, जो भी सेशंस होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, और यहाँ पे मतलब ये लोग अपनी भाषाओं पे, अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं करते, तो जो गरिमा है वो गिरती जा रही है, जो कि बहुत चिंताजनक बात है। तो इस चीज़ पे उन्होंने बोला है। यहाँ से सिर्फ यही सीखना है कि लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बिरला। ठीक है। अगर बात करें हम जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो हमारे जो उप राष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो होते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए न्यूज़ कवर की। ट्रिब्यूनल्स की रिक्तियों पर शीर्ष कोर्ट ने कहा धैर्य रखें, हम देख रहे हैं मामला। तो कल आपके साथ डिस्कस किया था कि ट्रिब्यूनल्स में होता है ना, ट्रिब्यूनल्स बताया था पहले आपको। ट्रिब्यूनल्स के बाद फिर हमने आपको बताया था कि उसमें जो वैकेंसीज हैं, वो रिक्त पद हैं, वो फिल नहीं किए जा रहे हैं। तो जो हाई कोर्ट है उसने बोला था कि जल्दी भरें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चिंता मत करें, हम ऐसे मामलों को देख रहे हैं, और धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो ये खबर थी, सुप्रीम कोर्ट का बयान है, उन्होंने बोला है, तो धैर्य रखना ही पड़ेगा। बाकी इसके बाद आप ये भी न्यूज़ चल रही है काफ़ी दिन से कि हम साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ से जो अफ्रीकी चीते हैं वो लाएंगे। तो 2 देशों से बात चल रही थी, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से। तो अभी सहमत बन गई है हमारी टीम की, जो यहाँ से भारतीय दल एक गया था, नामीबिया और साउथ अफ्रीका दोनों। वहाँ पे उन्होंने देखा, सारी बातें हुई, तो नामीबिया से अब आएंगे चीते। दक्षिण अफ्रीका से थोड़ी सी देरी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, अभी हम नामीबिया से ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम हम साउथ अफ्रीका से जो इस तरीके के हमारे चीते हैं वो ले लेंगे। बाकी आपको पता ही 2022 महासमर, जब तक चुनाव हो नहीं जाता, रिजल्ट आ नहीं जाते, बहुत सारी बातें होंगी। बेटे ने क्या कर दिया, ममता जी ने ये कर दिया, यूपी में ये होगा, योगी का ये होगा, मतलब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जो करे सो अच्छा, उसी से बदलता है, ये कैसा लोकतंत्र। अभी मतलब सबके अपने अपने बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सिर्फ चुनावी मुद्दे हैं, इनमें हमें नहीं अपना टाइम वेस्ट करना है। बाकी बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 की, राष्ट्रीय फलक में वही हिजाब प्रकरण, कुछ खास इतना है नहीं। स्कूल पहन के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉलेज और स्कूल में मतलब जो वहाँ का शेड्यूल है वो प्रभावित हो रहा है। कोरोना केसेस बहुत कम हो रहे हैं, 98% ठीक हो जा रहे हैं।
यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी-सी आपके साथ डिस्कस करने वाली है। 35 जो वीक्स की एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उनको मतलब हाई कोर्ट ने गर्भपात जो अबॉर्शन है उसकी अनुमति दे दी है। तो देखिए अभी क्या है कि कानूनी रूप से जो गर्भपात की अवधि है वो 24 महीने 24 सप्ताह तक है। मतलब अगर जो गर्भवती हैं वो 24 सप्ताह तक की हैं तो उसका कानूनी रूप पे गर्भपात हो सकता है। लेकिन अब ये इनको 35 का कानूनी, क्योंकि हाई कोर्ट ने दिया है, अनुमति दी है, तो ऐसे केसेस कब होते हैं जब जो मतलब भ्रूण होता है, जो बच्चा पेट में होता है, वो उसको मेडिकली कोई मतलब दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो, गंभीर समस्या हो, या मतलब उसका बच पाना या आगे चल के जो माँ हैं जो जो कैरी किए हैं बच्चे को, उनको उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। उस अवस्था में एक डॉक्टर्स की टीम होती है वो उनको अच्छे तरीके से देखती है, जांचा परखा जाता है, फिर ये मतलब आदेश देता है कोर्ट कि हाँ ठीक है। वो मतलब अपनी एक समरी बनाते हैं कि नहीं अगर बच्चा और दिन तक कैरी हुआ तो खतरा हो सकता है। उस केसेस पे जाके फिर इस तरीके की चीज़ों का गर्भपात का मतलब जो है वो अनुमति मिल जाती है। तो याद रखना है, पूछा जा सकता है कि मतलब कितने महीने का गर्भपात की कानूनी रूप से मतलब हमें अनुमति है, तो वो 24 सप्ताह का है, ये याद रखना है। और एग्जाम्स में कभी-कभी पूछ देते हैं, पहले 20 वीक्स तक सप्ताह का था, बट अभी बढ़ा के 24 वीक्स का कर दिया गया है। बाकी तो बात कर लेते हैं बिजनेस खबरों की। तो बिजनेस खबरें में आपको पता ही, सोना का रेट 49,738, चांदी की तो चांदी ही है 63,222, और डॉलर है हमारा वो 75.11 पैसे का हो गया है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए बुकिंग कर सकते हैं। 3.37 करोड़ रुपए होगा उसका टिकट का दाम। तो रिचर्ड ब्रैनसन की अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक्स, तो उन्होंने इस वर्ष पहली जो अंतरिक्ष यात्रा है उसके लिए बुकिंग खोल दी है। अब जो जिनके पास पैसे हैं एंड दोज हु वांट्स टू गो इनटू स्पेस, वो अपना इसमें टिकट बुकिंग कराएं और जा सकते हैं, स्पेस में देख सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। स्लोली देखना मतलब टेक्नोलॉजी इतना हाई हो जाएगी कि एक समय शायद लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि हम कार पे बैठ के चलेंगे। चलिए कार पे बैठ के हम चल लिए, बट लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि हम मतलब आकाश में उड़ेंगे। वो भी हो गया विद द हेल्प ऑफ एयरप्लेन्स। अब देख लेना एक दिन वो आएगा जब हम आसमान पे तारों के बीच चलेंगे, और ये कारनामा भी शुरू हो चुका है। तो आवेदन फॉर्म भर सकते हैं आप, और इतना उसका खर्चा है। बाकी वित्त मंत्री ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के साथ अगर आप कोई भी तरीके का बिजनेस करते हैं, आप उनको बेचें या ना बेचें, बट आपने अगर खरीद के भी रख लिया है तब भी आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल बन रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए। वही जीरो कार्बन इकोनॉमी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, जो मैंने आपसे वहाँ पर न्यूज़ डिस्कस की थी, वो यहीं पे आ गई कि जितनी भी हमारी बिजली की मांगे हैं वो हाइड्रोजन पॉलिसी कर देगी। 2030 तक हमें 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य इंडिया ने बनाया है। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब वही जो कि CO2 का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करता है। बाकी हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे है कि 2 करोड़ टन से भी अधिक चीनी का उत्पादन कर चुका है अभी भारत। तो ये बहुत अच्छी बात है भारत देश के लिए कि इस तरीके का उत्पादन है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है। एंड आपको ये देख ही रहे होगा कि आजकल जितने भी युद्ध हो रहे हैं, पहले एक समय युद्ध होता था कि युद्ध होते थे पेट्रोल के लिए, बट आज पेट्रोल प्राइम मतलब के वैल्यूबल चीज़ नहीं रह गई है। अब नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि वहाँ का एग्रीकल्चर लैंड कैसा है, वाटर कैसा है, इन चीज़ों पे आजकल के मनमुटाव, या यूक्रेन का ही इशू ले लीजिए। यूक्रेन से क्यों लोग इतना लड़ रहे हैं, या रसिया और अमेरिका या अन्य कंट्रीज़ क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? क्योंकि वहाँ का वाटर जो मतलब क्वालिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है। तो वो चाहते हैं कि उनका रिसोर्स में थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट अदर उनको मिले, तभी इतना हाउ हल्ला मच रहा है। तो आने वाले समय में जो मतलब रिसोर्स रिच है ना, नेचुरल रिसोर्स रिच, हालांकि पेट्रोल भी एक नेचुरल रिसोर्स है, बट वो कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर में आ जाता है। बट वो जो हमारे ह्यूमंस के लिए आवश्यक है, लाइक खाना और क्या कहते हैं पानी, तो उसके लिए वो इन चीज़ों पर अब आगे आने वाले मनमुटाव होंगे। तो भारत ने इतना उत्पादन कर दिया, ये तो बस समझ में आ गया। बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे एग्जाम्स के लिए 2-4 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने वाली हैं। कोई नहीं पूछता कि कितने टन का किया, कितने टन का नहीं किया। यहाँ पे पूछेगा कि चीनी किससे बनती है, तो आपको पता ही है कि जो हमारा गन्ना होता है उसकी पेराई होती है, उससे चीनी बनती है, फर्स्ट चीज़। इसके बाद ये तो सबको पता होगा, लेकिन पूछा जा सकता है कि इथेनॉल किससे बनता है, तो इथेनॉल भी गन्ने के पेराई से ही, जो उसका गन्ने का रस होता है उससे बनता है। इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड आपको 5 के पंच में बता भी रखा, तो अगर आपको कभी मौका मिलता है तो प्लीज़ आप वहाँ वीडियो जाके देखिएगा। क्योंकि हम जो यहाँ पे टॉपिक्स सही से डिस्कस नहीं करते, वहाँ पे डिटेल डिस्कशन होता है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके भी फॉलो कीजिए। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, इतना कुछ बड़ा नहीं रहता। तो अभी आप समझ ही गए होंगे, गन्ने से 2 चीज़ें बनती हैं, चीनी तो पता ही है, साथ में एथेनॉल। और एथेनॉल अभी क्या है कि हमारा जो
पेट्रोल या जो इस तरीके के पावर चीज़ें हो रही हैं, पेट्रोल डीजल, उसमें भी मिक्सिंग करने की बातें चल रही हैं। एंड इस बजट में तो उसको सस्ता भी बताया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो बजट के वीडियो देखिए, उसमें अच्छे से डिटेल से बताया है। चलिए नेक्स्ट है, नेपाल में भी चलेगा भारत का यूपीआई। आपको पता ही कि हमारे जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है उसको मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके का ये मिल चुका है, परमिशन मिल चुकी है। तो नेपाल में अगर आप जाएंगे तो हमारे पास जो भी फ़ोनपे या जो भी यूपीआई ऐसे रहते हैं वो वहाँ पे जाके काम करेंगे। तो एक चीज़, इस चीज़ की खबर है, अच्छी खबर है। अगर हम कहीं जाते हैं तो कहीं, क्योंकि जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके डिजिटली ट्रांजैक्शंस करना या हमें फंड ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ के लिए अच्छी खबर है। बाकी ये है कि अभी आपको पता ही कि पहले हम ई-कॉमर्स साइट जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया एंड बहुत सारी ऐसी मतलब साइट्स हैं जिनसे हम सामान लेते थे। तो अभी देखा जा रहा है कि जो दैनिक ज़रूरत की वस्तुएँ हैं ना, ई-कॉमर्स से वो ज़्यादा लोग उपभोक्ता हैं, वो ज़्यादा ले रहे हैं। दैनिक यूज़ की चीज़ें जैसे मतलब खाने की चीज़ें की हो गई, अंडा, दूध, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे सामान, ग्रोसरी के सामान और आइसक्रीम, इस तरीके से मतलब ये चीज़ें अभी लोग ज़्यादा मँगवा रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि फ़ास्ट डिलीवरी हो जाता है, कीमत भी कहीं न कहीं कम रहती है। चयन, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे बड़ी बात होता है कि हम अपने आलस्य को त्यागते नहीं हैं। बस वहीं बैठे-बैठे मोबाइल से ऑर्डर कर दिया और बहुत जल्दी हमारे घर पे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब टेक्नोलॉजी बेस पे बहुत अच्छा है। तो एक दिखाया गया है कि महीने में कितना ज़्यादा इस तरीके का चल रहा है ऑनलाइन सिस्टम का, जिससे कि जो छोटे-छोटे मतलब दुकान वाले होते हैं उनका उन पे असर पड़ रहा है। बट ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं लोग। पहले हम उससे बड़ी-बड़ी चीज़ें अपने कपड़े, जूते इस तरीके लेते थे मोबाइल सिस्टम, बट आजकल हम अपने खाने की चीज़ें भी वहीं से मँगा रहे हैं। वैरायटी भी मिल जाती है। बहुत सारी इन चीज़ों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे राष्ट्रीय फलक में कुछ खबरें हैं जो कि इतनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट वही है जो हम एग्ज़ाम्स के तहत को सोचें। 12 पाकिस्तानी रिहा, अटारी सीमा के रास्ते वतन लौटे। तो देखिए होता है ना कि भारत पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं ना वो बनते बिगड़ते रहते हैं। कभी इतना लगता है कि नहीं अब लगता है बहुत कुछ हो जाएगा। बट ये जो दोनों देशों के बीच में कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं, मतलब किसी भी मादक पदार्थ का। तो ये ह्यूमैनिटी बेसिस पे पाकिस्तान के लोग भी हम जो पकड़ लेते हैं इस तरीके को, उनको भी रिहा कर देते हैं। और जब हमारे भारत की बारी आती है तो हमारे देश के भी लोग, उनके जो ऐसे नागरिक होते हैं उनको रिहा कर देते हैं। तो 12 नागरिकों को रिहा किया है। एक ह्यूमैनिटी बेसिस पे बहुत अच्छा स्टेप है भारत सरकार का, और ऐसा होना भी चाहिए। फिर एक चीज़ ये है, अंधविश्वास की बात है कि आज हम 21वीं-22वीं सदी में जी रहे हैं और फिर भी इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। बिहार की ये घटना है, डायन का आरोप लगा के महिला को जिंदा जला दिया। तो वही है कि कब हम सुधरेंगे, कब हमारे दिमाग से ये अंधविश्वास निकलेगा। अभी आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, जैसे कि एक मूवी थी हे बेबी करके, उसमें शायद दिखाया गया है कि कैसे मेंटली आदमी परेशान हो सकता है। तो चीज़ें होती हैं, कुछ लोग जो होते हैं कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको लगता है कि ये डायन हो गया है या इनके बीच में भूत सवार है। ऐसा कुछ नहीं होता। मेंटली कहीं न कहीं कुछ चीज़ें इंसान को परेशान कर देती हैं। मेडिकली टर्म्स आ गए हैं उनके लिए, तो प्लीज़ इस तरीके का अगर आप कहीं ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को समझा सकते हैं तो बताइएगा कि अब डायन, चुड़ैल और ये भूत तरीके की कोई चीज़ें नहीं रहीं। बाकी बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में विचार की। तो आज विचारों में सारे चुनावी मुद्दे थे। कुछ ऐसा नहीं था जो हम आपसे बात कर सकें। यहाँ पे बात कर सकते हैं, एक मतलब इस लेख में कहा गया है कि पुलिस में बढ़े महिला कर्मियों की संख्या। तो हालाँकि इस चीज़ को सकारात्मक वे में लिया भी जा रहा है और बहुत सारी स्टेट्स ऐसे हैं जो पुलिस में महिलाओं की संख्याओं को दिन प्रतिदिन बढ़ा भी रहे हैं। अभी आपको पता ही प्रज्वला करके एक उनका जो यूनिक बॉडी प्रोटेक्टर सूट आया है, वो भी आया है। प्रज्वला के बारे में मैंने आपको बताया भी है, प्लीज़ देखिएगा जाके वहीं आपको मिल जाएगा सारा डिस्कशन में। तो प्रज्वला पूछ भी सकते हैं एग्जाम में प्रज्वला क्या है, तो महिलाओं के लिए ही है। एक पुलिस महिलाओं के लिए है, उनके लिए एक प्रोटेक्टर सूट है। और ये चीज़ है, हालांकि बढ़ रहा है, हमारे सारे लोग जान रहे हैं। और वीमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से मान लीजिए कि हम मतलब महिलाओं का उत्थान करें, बट कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत भी होती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि हमें फैमिलीज़ में जाके, मतलब पुलिसकर्मियों को फैमिलीज़ में जाके, घर में जाके कुछ बोलना होता है, किसी को पकड़ना होता है। तो लेडी अगर कांस्टेबल हैं या मतलब महिला कोई पुलिसकर्मी है तो ज़्यादा ईजी हो जाता है महिलाओं के साथ टैकल कर पाना। सरकार बहुत मतलब इन चीज़ों पर विचार कर रही है और बहुत ही तेज़ी से आगे भी बढ़ रही है। बाकी आपको पता ही है कि 5G की अभी मई में जो स्पेक्ट्रम उसकी नीलामी होगी और अगस्त तक पूरी हो जाएगी, फिर हमारे पास 5G आ जाएगा। तो उसके लिए क्या हम इन तैयार हैं, ये इस पे बताया गया है, क्योंकि बहुत बाधाएं आएंगी। ना ही मतलब एक तरीके से सॉफ्ट
सॉफ्टवेयर के रूप में हार्डवेयर भी हमारे देश का उतना अभी मजबूत नहीं होगा। तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इस तरीके से कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड करते हैं, उनको अपने हार्डवेयर को मजबूत बनाना होगा एंड उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर को भी करना होगा। तो यही बात बताई गई है कि डिजिटल इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा और 5G को अगर अच्छे से काम करना है। बाकी मातृभाषा में चिंतन का समय, आपको पता ही है कि मातृभाषा के बिना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उन्नति अधूरी है, क्योंकि वही एक तरीका है अपने अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का दिल से। हालांकि कोई भी लैंग्वेज हो, सब सारी भाषाएं अपने एक्सप्रेस कर देती हैं अपने विचारों को, बट मातृभाषा को एक अमूल दर्जा मिलना चाहिए और उस पे चिंतन करना चाहिए कि अब हमें उसको एक लेवल तक ले जाना चाहिए। देखिए, जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र हैं ना, वो अपनी एक भाषा को लेकर जरूर आगे बढ़े हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि मातृभाषा भी जैसे हिंदी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि और भी भाषाएं होनी चाहिए, लेकिन एक भाषा लेके हम जहाँ चलते हैं तो उससे हमारा जो दृढ़ता होती है ना, वो दिखाई देती है। तो हमें एक बार विचार करना चाहिए और उसके उत्थान के लिए, हमारी मातृभाषा के उत्थान के लिए सरकार को और सारे लोगों को कदम उठाने चाहिए। बाकी एक यहाँ पर खबर है कि संसदों और विधायकों पर जो दर्ज मुकदमे हैं वो उनकी जानकारी दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी दागी बेदागी इस तरीके के सांसद या मतलब सांसद और विधायक हैं जिन पे कुछ मुकदमे हैं, उनकी लिस्ट हमें दो और हम उन पे केस देखेंगे कि कहाँ क्यों अभी तक बचे रहे। बाकी जानवरों की बलि देने की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इस तरीके का नहीं हो सकता। किसी भी इवन मतलब किसी भी जान का इस तरीके से मतलब बलि देना कहाँ की इंसानियत है, तो खारिज कर दिया गया है। क्योंकि पहले इसको मना करने के लिए मना कर दिया था, फिर उसके खिलाफ एक याचिका दायर कर दी, तो याचिका को भी खारिज कर दिया गया कि नहीं, गलत है तो गलत है। किसी भी भोले इंसान को ऐसे क्यों इस तरीके से वो क्या कहते हैं बलिदान देना। बाकी आपको पता ही, मैंने बहुत पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि अभी सबसे बड़ी जो मूर्ति है उसको इंडिया में लगाया जा रहा है। बिहार के जो माता जानकी की जन्मस्थली सीतागढ़ी है, वहाँ पर 251 मीटर ऊंची प्रतिमा होगी ये, तो ध्यान रखना है। और आप ये मेरा न्यूज़पेपर डेली बेसिस में पढ़ते रहिए, क्योंकि जितनी भी इंटरलिंक न्यूज़ होती है ना, आपको डे बाय डे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ लिंक होते हुए चली आ रही है। जैसे आज का आप पढ़ेंगे तो शायद आपको ये न्यूज़ लगे कि मैंने आपको आधे अधूरे बता दी, बट इससे पहले 2 दिन पहले मैंने आपको डिटेल्ड में समझा रखा है कि इसमें मतलब सीतामढ़ी जो मूर्ति होगी, अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हो चुकी हैं, तो इसके बाद ये 251 मीटर की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। तो अगर आप देखते रहेंगे तो धीरे सीखते रहेंगे। बाकी इसी चैनल में आता है मंथली शतक, वो भी आपको फरवरी मंथ की जितनी भी न्यूज़ हैं उनको बिल्कुल फैक्ट्स वे में 1 या 2 मार्च को मिल जाएगा। आप उसको देखिएगा और पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को अपने कब्जे में कर लीजिएगा। बाकी एक शोध निकला है कि चांदी के जो नैनो कण होते हैं उससे जो हमारे फंगस वगैरह हो जाते हैं, वो जीवाणु जो होते हैं उन पर काफ़ी प्रभाव डालेगा और हमें मतलब ऐसी बीमारियों से जो कि फंगस के थ्रू होती हैं उनसे बचाव उनसे बचाव होगा और उनके लिए हमें मतलब एक बैक्टीरिया मारक क्षमता बनाई जा सकती है। तो इस तरीके का शोध हुआ है। ऐसे शोध हमारे एग्जाम्स में नहीं आते, हाँ फनी वे में हम पढ़ सकते हैं। बाकी अगर रेल कर्मियों का वेतन 80% मिलेगा स्थानांतरण अनुदान, तो जैसे होता है ना कि पोस्टिंग आती है एक जगह दूसरे स्थान, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो उनका जो वेतन का है वो 80% उनका अनुदान उनको मिलेगा फॉर पोस्टिंग पर्पज, जो पोस्टिंग के लिए हम लोग बोलते हैं वो। बाकी अभी देखिए यहाँ पे डिप्लोमेटिक अब बातें चल रही हैं। आपको पता है कोल्ड वॉर, तो एक बार जब 1960s में कोल्ड वॉर हुआ था, अभी वो टाइम आ गया है कोल्ड वॉर का, क्योंकि सारे नेशंस जानते हैं कि आजकल कोई भी मतलब नेशन विदाउट न्यूक्लियर पावर है नहीं। भले ही वो नोइंगली या लोग जानते हो, बट न्यूक्लियर पावर सबके पास हैं। तो अभी आपको पता है रसिया अमेरिका के साथ थोड़ा कहीं ना कहीं यूक्रेन को इशू को लेकर दिक्कत है, तो अभी क्वाड का जो पक्ष चल रहा है उसमें तो अमेरिका ने यही है कि एक डिप्लोमेटिक बात की है कि उम्मीद है कि रूस से हमला हुआ तो भारत हमारा साथ देगा। अब आपको पता है कि भारत तो रसिया का भी मित्र है, अमेरिका भी मित्र है, तो यहाँ पे डिप्लोमेसी दिखा रहा है अमेरिका। हालांकि ये तो क्या ही होगा, बट भारत को अपने जो पक्ष है ना, वो एक होता ना कि हम कहते नहीं हम फलाने के साथ हैं, हम ढिकाने के साथ हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में हमें इस तरीके का नहीं होना होता है, हमें सबका भाई और सबका दुश्मन, सबका दोस्त होना होता है। क्योंकि वही होता है ना कि टुडेज फ्रेंड इज़ नॉट टुमारोज एनिमी। ये कहावत है कि आज का जो हमारा देश इंटरनेशनल रिलेशन में, कि आज का जो हमारा मित्र है वो कल का हमारा दुश्मन नहीं हो सकता, मतलब कल का हमारा मित्र नहीं हो सकता। तो माइट भी आज का वो हमारा दुश्मन हो और कल का हमारा दोस्त हो। तो ये चीज़ें चलती हैं, डिप्लोमेसी से बचना है। हालांकि भारत में बहुत विचारवान लोग बैठे हैं, बट देखिए हाउ अमेरिका किस तरीके से भारत को इस मुद्दे पे खींच रहा है। बाकी यूक्रेन का इशू पता ही है, भारत ने अपनी उड़ानें बढ़ा दी क्योंकि वहाँ से अपने जो छात्र हैं उनको वापस लाना है।
कनाडा, ये वाला इशू मैं आपको डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये भी बहुत दिन तक चलेगा। कनाडा में क्या हुआ है कि वहाँ के जो ट्रक ड्राइवर्स थे, उन्होंने एक विरोध किया है, आपातकाल लगा दिया है, विरोध किया है चीज़ों का, इवन कनाडा सरकार को ही, क्योंकि वो लोग सही से इंसेंटिव्स या कुछ चीज़ें नहीं दे रहे थे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। तो अब आपको याद ये पता ही होगा कि वहाँ के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, मतलब जो चलाते हैं गाड़ियाँ, वो ज़्यादातर इंडियंस हैं, मेनली फ्रॉम पंजाब। तो इस वजह से ये मतलब भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट मुद्दा हो सकता है। तो बताया गया है कि बोला गया है, इवन कनाडा के जो बहुत बड़े पोर्टफोलियो विदेश मंत्रालय के लोग हैं, उन्होंने इंडियन विदेश मंत्रालय से बात भी की और बोला है कि भाई आप थोड़ा सा समझाइए, आप आपके यहाँ के लोग हैं। तो ये बात चल रही है, तो भारत ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम हालात पर नज़र रखे हुए हैं एंड हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें अनुरूप हो जाएं, जल्दी से हम कदम भी उठाएंगे इसके मामले में। तो ये है कनाडा के इशू, ट्रक ड्राइवर्स के उनकी जो है हड़ताल चल रही है। बाकी एक यहाँ पर ये न्यूज़ है, हो सकता है एग्जाम्स में पूछ दिया जाए कि इजराइल सबसे भारी स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी कितने ग्राम की थी ये नहीं पूछेंगे, बस ये पूछ सकते कहाँ की थी। तो इजराइल की सबसे भारी स्ट्रॉबेरी बनाने वाले कौन से हैं? तजाबी एरियल। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि इजराइल में सबसे भारी स्ट्रॉबेरी बनाई गई है, बनाने वाले का नाम है तजाबी एरियल। इसके बाद ब्राज़ील में भूस्खलन से 104 लोगों की मौत हो गई है, बहुत दुखद घटना है, दर्जनों घायल हैं, लापता हैं, सॉरी। तो बस हमें ये जानना है कि कहाँ हुआ है वर्ल्ड लोकेशन के हिसाब से। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो प्रांत में बहुत ज़्यादा बारिश और भूस्खलन हुआ है, जहाँ पे हुआ है। तो पूछ सकते एग्जाम्स में कि रियो डी जेनेरियो कहाँ है, या इससे मिलते जुलते जो प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं। हालांकि जो ये घटना है ये भी दुखद है। हम एग्ज़ाम्स के हिसाब से अपनी चीज़ रियो डी जेनेरियो को याद कर सकते हैं, सब दिमाग में रख सकते हैं। बाकी आपको पता ही क्रिकेट, स्पोर्ट्स में क्रिकेट है, कभी किसी के चल रहा है, बहुत सारे और गेम्स भी हो रहे हैं। आपको जैसे पता है कि कल शिवाजी की पुण्यतिथि है, तो सिनेमा में उनका क्या क्या किरदार रहा है, लोगों ने उन पर क्या क्या मूवीज़ बनाई हैं वो बताया गया है। बाकी अगर आप फिल्मी दुनिया के शौकीन हैं तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या नायिकाएँ हैं और उनसे रिलेटेड चीज़ें। बात कर लेते हैं आजकल में, तो आज क्या क्या हुआ था। तो दुनिया में सबसे पहली डाक सेवा भारत में शुरू हुई थी, मतलब हवाई डाक सेवा, याद रखना है, दुनिया की पहली हवाई डाक सेवा भारत में शुरू हुई थी। हवाई डाक समझ रहे हो ना, एरोप्लेन से पत्र लेके जाना। 1911 में आज के ही दिन, मतलब 18 फरवरी को दुनिया की पहली हवाई डाक सेवा प्रारंभ हुई थी। कहाँ कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश और नैनी में, और यही हमारे देश का पहली उड़ान भी थी। तो जो पहली उड़ान थी भारत देश की वो 1911 में हुई थी और प्रयागराज और नैनी के बीच में हुई थी। वो को किस मोटिव से किया गया था? तो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किया गया था। बाकी कौन पायलट था, क्या पायलट था, इतना हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। आज के दिन ही प्लूटो की खोज की गई थी और इसे मिला था 9वां ग्रह का दर्जा। कब? 1930 में प्लूटो खोज की गई थी और फिर इसे मतलब जो 9वां ग्रह है उसका दर्जा मिला। बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ व्यापक अध्ययन किए गए इसके बारे में, जैसे वहाँ का वायुमंडलीय दबाव क्या है, वहाँ का मतलब जो रोटेशन ऑफ क्या कहते हैं सन है, वो मतलब सन का जो घूर्णन है वो, या सन का जो चक्कर है वो, उसका कितना टाइम होता है कि नहीं होता है, और अन्य खगोलीय पिंड मतलब के जो रिलेशंस थे उसमें क्या खराब पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। मतलब टेस्टिंग के बाद 2006 में प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था। तो आज के दिन मतलब 18 फरवरी 1930 को प्लूटो को दर्जा मिला था और फिर 2006 में इस दर्जे को वापस छीन लिया गया था। यहाँ पे खबर भी दी गई, प्लूटो का वायुमंडलीय दबाव बेहद कम है। कितना कम है? भारत से 80,000 गुना कम है। तो एक छोटी सी न्यूज़ है। इस तरीके के एग्जाम्स में शायद ही कुछ आता होगा, मुझे तो नहीं लगता किसी क्वेश्चन कभी आएंगे। बाकी आज फ्राइडे है और कल थर्सडे था, तो एक मूवी आई थी थर्सडे, हॉटस्टार में रिलीज हुई है। मैंने अपने चैनल में थर्सडे मूवी का रिव्यू भी दिया है, तो 7-8 मिनट का है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ देखिएगा जाकर, उसमें आप काफ़ी हंसेंगे भी और काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो ये मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, और अगर टाइम मिलता है तो आप प्लीज़ इस मूवी को देखिए जाके। बाकी फिल्मी दुनिया की कुछ खबरें हैं। तो ये था 18 फरवरी 2022 का न्यूज़पेपर दैनिक जागरण।